हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप लगातार बने हुए हैं और हम पर अपना विश्वास कायम किए हुए हैं। अभी तक हम आपके सामने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चलवा रहे थे, जिसमें ज्योग्राफी, इंग्लिश और भी बहुत सारी सब्जेक्ट की क्लासेस आपने ज़रूर देखी होंगी। उसी क्रम में हमने एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम एनटीपीसी के भी बारे में क्लासेस ले रहे हैं। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। मैथ की बात हुई या और भी कई सब्जेक्ट की बात हुई, तो एनटीपीसी के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि सभी विषयों की क्लासेस आप तक फ्री में पहुंचा सकें। हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज है उसमें ये स्टार्ट हो चुका है एनटीपीसी के बारे में। जो हमारे कुछ पिछले वीडियोस जिन्होंने देखे होंगे उन्हें ये पता है कि हमने पिछली क्लासेस में हिमालय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हिमालय के जो भी हिमालय के जो भी 4 पार्ट डिवाइड हुए थे उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में जो हमारा आखिरी पार्ट है शिवालिक हिमालय, क्योंकि इसके पहले जो महान हिमालय और लघु हिमालय था उसके बारे में जो भी बातें थी वो लगभग सेम थी, इसलिए मैंने दोनों को एक में ही मर्ज कर दिया था। और क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा डीपली होकर के जाएं इसके बारे में, लेकिन जो भी ज़रूरी बातें हैं, जो भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उसको हम क्लियर अवश्य कराएंगे। इसी क्रम में जो शिवालिक हिमालय है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये हिमालय की सबसे आखिरी मतलब सबसे आखिरी क्षेत्र है और सबसे नया क्षेत्र है। और कह सकते हैं कि जो हम क्योंकि हिमालय हम लोगों से उत्तर में है, तो ये हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच मौजूद जो भी घाटियां होती हैं उनको दून या फिर द्वार के नाम से जाना जाता है। दून या फिर द्वार के नाम से जाना जाता है। और इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कोटली दून, पाटली दून, देहरादून और हरिद्वार। हरिद्वार का द्वार, इससे आप समझ सकते हैं कि ये शिवालिक हिमालय की श्रेणी का ही एक स्थान है। थोड़ा सा छाले हुए हैं मुंह में तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं भी काफी मेहनत कर रही हूँ इसके बारे में। अब अगर हम बात करें, क्योंकि हिमालय का अभी तक हमने उनके पर्वतों के, उनकी चोटियों के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया था कि कहाँ पे कौन से बड़े बड़े प्रकार के पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, उस हिसाब से हमने बांटा था। अभी अगर हम बात करें तो हिमालय को नदियों के आधार पे भी बांटा गया है। पंजाब हिमालय या फिर उसको हम कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, वो सिंधु और सतलज के बीच का जो भी क्षेत्र हिमालय का है उसको हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की श्रेणी में रखते हैं। और दूसरा जो है कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय, ये जो स्थान है, ये जो क्षेत्र है, ये सतलज और काली नदियों के बीच का स्थान माना जाता है। यानी कि कोई अगर आपसे पूछे कि सतलज और काली नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा क्षेत्र आता है, तो आप शांति से ये बता दीजिएगा उत्तर कि कुमायूं या फिर गढ़वाल हिमालय का क्षेत्र जो है वो सतलज और काली नदियों के बीच में आता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो काली और तिस्ता नदी के बीच का जो स्थान होता है उसको ही हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और अगर हम असम हिमालय की बात करें तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है, वही कहलाता है असम हिमालय। ठीक है। अभी तक आपने समझा कि नदियों के आधार पर जो 4 श्रेणियों में हिमालय को बांटा गया है उसके बारे में आपने जाना, जिसमें आपने ये समझा कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय जो कि पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट है कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो नेपाल हिमालय है, और चौथा उसी क्रम में असम हिमालय के नाम के आधार पर इनको बांटा गया है। अभी तक तो हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें हम भारत का पार्ट वाइज अध्ययन कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ही भारत को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया था, जिसके आधार पर ही हम अध्ययन कर रहे थे। जो हमारा पहला पार्ट था हिमालय, उसके जरूरी जरूरी पॉइंट्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं। और इसी क्रम में उत्तर का विशाल मैदान जो है वो दूसरा पार्ट कहलाता है। अब दूसरे पार्ट के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो इसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा हुआ है। नदियों का ये तराई क्षेत्र है, नदियों का ये भाबर क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में नदियों के द्वारा इसका जो विस्तार है, इसका जो निर्माण है वो नदियों की जलोढ़ मिट्टी के द्वारा किया गया है। यानी कि नदियां जब भी पहाड़ों से, पर्वतों से गिरते हुए आती हैं तो यहाँ पर अपने बहुत सारे
कंकड़ पत्थर या फिर मिट्टी, जो भी इनके पार्ट होते हैं उनको छोड़ते जाती है और उसी को छोड़ने से इसका निर्माण हुआ है। और ये जो स्थान है ये काफी उपजाऊ भूमि कहलाता है, काफी उपजाऊ है। और ये गेहूं, गन्ना, चावल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसको हम गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर अक्सर ज्यादा मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा का अर्थ यही है कि जल के साथ जितने भी पदार्थ लाए गए हैं और छोड़ करके जल उनको चला गया है, तो यहाँ पर जो मिट्टियों का निर्माण हुआ है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाता है, यानी कि जलोढ़ मृदा कहलाता है। हमने ये भी जाना हिमालय के बारे में, दूसरे पार्ट में हमने समझा उत्तर का विशाल मैदान के बारे में, और तीसरा जो पॉइंट है मरुस्थल। मरुस्थल मरुस्थल वो स्थान होता है जहाँ की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, या फिर उससे भी 25 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम होती है, ऐसा स्थान ही मरुस्थल कहलाता है। मैंने बीए ज्योग्राफी की क्लास लेते हुए ये बोला था कि मरुस्थल के बारे में जब मैं पढ़ा रही थी, मरुस्थल के बारे में नहीं, हिमानी, हाँ मरुस्थल, जब पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में मैं क्लास ले रही थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो पवन के द्वारा, अक्सर लोग ये समझते हैं ना, जब भी किसी के दिमाग में मरुस्थल आता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि वो रेतीला होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो स्थान जहां पर अगर मान लो बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जा रहे हैं वो भी मरुस्थल कहलाएगा, छोटे छोटे पत्थर पाए जा रहे हैं वो भी मरुस्थल कहलाएगा। ये जो रेत है ना, ये मरुस्थल का सबसे छोटा पार्ट है, यानी कि जब अपरदन के द्वारा जब कुछ नहीं बचता है, कोई बड़े बड़े पत्थर नहीं बचते हैं, बस रेतें बच जाती हैं, और उनको जब ऐसे किसी स्थान पर रख दिया जाता है तो वो ही मरुस्थल, रेतीला वाला मरुस्थल होता है। तो अगर आपके दिमाग में भी अभी तक ये आता है कि मरुस्थल केवल केवल और केवल रेत वाला होता है, तो आप भी अभी तक गलतफहमी में हैं। अगर हम बात करें भारतीय मरुस्थल की, तो ये बहुत ही गर्म है जो भारतीय मरुस्थल है। इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो अरावली के पश्चिम में ये स्थित है। अरावली के पश्चिम में स्थित है। ये भी बातें आपको याद कर लेनी चाहिए कि ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। साथ ही साथ इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान, पंजाब और गुजरात के एरिया में ज्यादातर पड़ता है। और अगर हम इसकी वार्षिक औसत वर्षा के बारे में बात करें तो 150 mm या फिर 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है पूरे वर्ष में। इन क्षेत्रों में बालू की प्रधानता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि रेतीला मरुस्थल है तो बालू की प्रधानता जरूरी होगी। अगर हम अभी तक हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया, मरुस्थल के बारे में हमने पढ़ लिया, उसी क्रम में जो प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, आपने देखा होगा इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में ये स्थान आपने जरूर देखा होगा। यही क्षेत्र है, यही क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। और इसी बीच में ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र भी पाया जाता है। ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का भी क्षेत्र पाया जाता है। इसका विस्तार 160 लाख वर्ग के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये जो स्थान है ये भारत का सबसे ज्यादा विशाल क्षेत्र है। हिमालय, मतलब कहने का मतलब ये है, ये भारत का अधिकांश क्षेत्रफल जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के रूप में है। ये सबसे पुराना भी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत प्राचीन काल में ज्वालामुखी उद्गार से या सबसे पुरानी चट्टानों के द्वारा ये निर्मित है। इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय है। साथ ही साथ यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे काली मिट्टी की प्रधानता है। और अगर हम भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो क्षेत्र है भारत का, ये सबसे प्राचीन है। अगर आपको अध्ययन करने का मन हो तो इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र बहुत इंटरेस्टिंग है। खनिजों की मात्रा इसमें इतनी अधिक मात्रा में पाई जाती है कि कहने ही नहीं है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये स्वयं में बहुत विशाल है, स्वयं में भारत का बहुत ही अधिक मात्रा में क्षेत्रफल लिए हुए है, तो इसका अध्ययन भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। और ये इतना विशाल है इसलिए इसके अध्ययन के लिए हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया है।
जो पहला भाग है वो मध्य उच्च भूमि कहलाता है, और जो दूसरा है वो दक्कन का पठार का क्षेत्र है, और जो तीसरा भाग है इसका वो उत्तर पूर्वी और उच्च भूमि का क्षेत्र माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसको 3 भागों में विभाजित किए हैं। एक-एक करके हम आने वाली कक्षाओं में इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तब तक के लिए हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर बने रहिए, आने वाली क्लासेस में आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होएँगी। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।